ये 1933 का एक गर्म दिन था जब मोर्स वलसन, एक बरतानवी शख्स, अपने छोटे खुले हवाई जहाज की स्टुक को मजबूती से पकड़े हुए ईंधन के टैंक को खत्म होते देख रहा था। उसने सिर्फ 2 माह पहले ही हवाई जहाज उड़ाना सीखा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसाला हजारों फुट की बुलंदी पर ईंधन का खत्म होना नहीं था, बल्कि मसाइल की एक तवील फहरिस्त है थी, जिनमें कुछ बरतानवी अफसरान भी शामिल थे जिन्हें वो बहरीन में छोड़ आया था। ईरान में उतरने पर गिरफ्तारी का यकीन था, नीचे खलीज फारिस की लहराती लहरें और ये बढ़ता हुआ इम्कान कि ईंधन खत्म होने से पहले वो किसी महफूज जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद वलसन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो जिस मिशन पर निकला था वो उन्हें छोटे मोटे मसाइल से कहीं बड़ा था। उसका मिशन था अपने इसी जहाज को दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट से टकराना। इंफॉर्मेटिव वीडियो में नाजरीन को एक बार फिर खुश आमदीद। मोर्स वलसन 21 अप्रैल 1998 को यार्कशायर में एक दरमियाने तबके के टेक्सटाइल मिल मालिक के घर पैदा हुआ। अगर अजीम जंग उसकी 16 साल की उम्र में शुरू न होती तो शायद वो भी अपने हमेशा के साथ रहेगा, खानदानी टेक्सटाइल कारोबार में शामिल हो जाता। लेकिन उसके बजाय उसने अपने बड़े भाई विक्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी 18वें सालगिरह पर बरतानवी फौज में शमूलियत अख्तियार कर ली। उसे जल्दी से जंग के मैदान में जाने की बेचैनी थी। बलाखिर नवंबर 1970 में वलसन को फ्रांस भेज दिया गया, जहां जर्मन बरतानवी फौज पर हमला आवर थे। सुबह 7 बजे तक जर्मनों ने वलसन की बटालियन की 4 में से 3 कंपनियों को घेर लिया था। लेकिन वलसन, जो अब तक बच्ची डी कंपनी में था, मशीन गन पोस्ट से जर्मनों पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। वलसन बहुत जिद्दी था, ऐसी जद जो किसी को मार भी सकती थी, लेकिन वो इस जंग से बगैर किसी चोट के बच निकला। उसकी कंपनी का आखिरी सिपाही जो जख्मी नहीं हुआ था, उसकी बहादुरी पर उसे मिलिट्री करास से नवाजा गया, क्योंकि उसकी वजह से जर्मन का हमला रोका गया। लेकिन ये इनाम मिलने के चंद माह बाद जॉन में वलसन को दोबारा फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। 19 जुलाई 1918 को वलसन एक छोटी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था जब एक जर्मन मशीन गनर ने उसे देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। वलसन की कमर और बायां बाजू पर गोली लगी, लेकिन वो जिंदा बच गया। ये जख्म इसके बाजू में दर्द और कमजोरी का सबब बने, जो जिंदगी भर उसका पीछा करते रहे। अगले कई महीनों तक वलसन अपने जख्मों की वजह से अस्पताल में दाखिल रहा। उसके बाद उसे एक रेजरो बटालियन में भेज दिया गया, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ही मुसीबतें लिखी थी। यहाँ पहुंचते ही उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जो इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। ये बीमारी उसे दोबारा अस्पताल के बस्तर तक ले गई और यहीं अस्पताल के बस्तर पर है। बस्तर पर पड़े पड़े पहली आलमी जंग खत्म हो गई। इलाज के दौरान वलसन ने वार मिनिस्ट्री को एक खत लिखा, जिसमें उसने अपनी चोटों के लिए पेंशन की दरख्वास्त की, लेकिन मिनिस्ट्री ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि फौजी डॉक्टरों के मुताबिक उसकी चोटें इतनी संगीन नहीं थीं कि उसे रकम दी जाए। इस इनकार की वजह से वलसन को बहुत दुख हुआ और उसके दिल में हुकूमती निजाम के खिलाफ बगावत बैठ गई। ये नफरत उसके साथ 9 to 9 तक रही, जब उसे डिमोबिलाइज कर दिया गया। वलसन के सामने वही सवाल था जो हजारों देगर आलमी जंग के सिपाहियों के सामने था, कि हमने इतनी कुर्बानियां दें, चोटें खाएं, लेकिन उसका सिला अच्छा नहीं मिला। वलसन अब अंदर से टूट चुका था और वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। अगले 10 सालों तक वो पूरी दुनिया में इधर उधर भटकता रहा। इस दौरान उसने 2 शादियां की, कई कारोबार बदले, लेकिन 1932 तक उसे वो सुकून नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। ऊपर से जंग के जख्म अब तक उसे मुसलसल तकलीफ दे रहे थे। उसकी सेहत दिन बेहदिन बिगड़ती जा रही थी। उसी दौरान वेलस ने एक बाबा से मिला, जिसका कहना था कि अगर वो कुछ दिन भौंका रहे तो उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वलसन ने वाकई कुछ हफ्तों तक रोजा रखा और दुआओं में वक्त गुजारा। कुछ महीनों बाद वो दोबारा मुआशरे में आया, मकमल तौर पर सेहतमंद, न सिर्फ अपने डिप्रेशन से बल्कि बीमारी से भी नजात पाकर। अब उसका यकीन है और पख्ता हो गया कि दुनिया का कोई भी मसला रोजा रखकर और दुआएं मांगकर हल किया जा सकता है। अब वलसन ने नए नए चैलेंजेस लेना शुरू कर दिए। उसका दावी था कि वो दुनिया को अपने रोजों की ताकत से कुछ करके दिखाएगा, जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। इसी दौरान एक दिन उसकी नजर अखबार के एक आर्टिकल पर पड़ी। ये 1974 के बरतानवी माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के बारे में था।
इस मिशन में जॉर्ज मिलरी और एंड्रयू अर्वॉन ने दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में ही दोनों कहीं खो गए। विल्सन को अब एक मकसद मिल चुका था। उसने माउंट एवरेस्ट को सर करने की जद पकड़ ली, वो भी अकेले अपने रोजों और दुआओं के सहारे। लेकिन मसला ये था कि माउंट एवरेस्ट को कैसे सर किया जाए। विल्सन को मालूम था कि एवरेस्ट पर जाने के लिए मिशन में बहुत सारे पैसों का खर्चा, मुख्तलिफ गियर्स और सबसे बढ़कर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दरकार होती है, लेकिन वो उन सब तकाजों को बाईपास करके किसी शॉर्टकट की तलाश में था। 2932 में ह्यूस्टन एक्सपीडिशन के नाम से एक एवरेस्ट मिशन सर्खियों में उभर रहा था। इस मिशन में एक जहाज पहली बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर से गुजरेगा और वहां से उसकी तस्वीर खींची जाएंगी। याद रहे कि इस वक्त तक माउंट एवरेस्ट को किसी ने सर नहीं किया था, इसलिए दुनिया इस पहाड़ की चोटी को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। यहाँ विल्सन के जहन में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। इसका ख्याल था कि वो इस एक्सपेडिशन में हिस्सा लेकर जहाज के जरिए एवरेस्ट के ऊपर पहुंचेगा और वहां से पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला शख्स बन जाएगा। कुछ ही हफ्तों बाद उसने इस ख्याल को नामुमकिन समझकर रद्द कर दिया, लेकिन एक ऐसे ख्याल के लिए जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। जी हाँ, विल्सन मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था। उसने प्लान बनाया कि वो अपना खुद का जहाज खरीदेगा और माउंट एवरेस्ट पर 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फ में उसे करीश लैंड कराएगा। इस तरह आधे से ज्यादा रास्ता तो उसका वैसे ही कूड़ हो जाएगा और बाकी आधा वो रोजों और दुआओं की मदद से अकेला तय करेगा। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि मोर्स विल्सन को न तो माउंटेनियरिंग का तजर्बा था और न ही फ्लाइंग का। उसने पहाड़ पर चढ़ने की कुछ बहुत मामूली मशक की, लेकिन तकनीकी माउंटेनियरिंग सीखने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद उसने एक 3 साल पुराना हेवीलैंड जप्सीमोथ जहाज खरीदा, जो पहले एक फ्लाइंग सर्कस का हिस्सा था। ये लकड़ी का बना हुआ 2 सीटर खुल्ला किबन बाईप्लेन था, जो इस जमाने में तफरीही आयरू कल्बों में काफी मशहूर था। उसने जहाज के साइड पर आइवर रेस्ट लिखवा दिया, एक खुद से बनाया हुआ नाम जो शायद माउंट एवरेस्ट से मिलता जुलता था। पायलट की ट्रेनिंग के दौरान इसके इंस्ट्रक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम कभी इंडिया भी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन विल्सन अपनी जिद पर उड़ा रहा। इस दौरान बरतानवी अय्यर मिनिस्ट्री को उसके मिशन का पता चल गया और वो नहीं चाहते थे कि विल्सन इस कस्म का कोई पागलपन करे। बरतानवी अय्यर मिनिस्ट्री ने नेपाल की अथॉरिटीज को विल्सन के प्लान के बारे में बताया, तो उन्होंने उसकी नेपाली अय्यर स्पेस में दाखिल होने की इजाजत ही रद्द कर दी। ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि विल्सन ने एवरेस्ट तक नेपाल के रास्ते ही पहुंचने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने लंदन में वाटरस्टेग एरोड्रोम एयरफील्ड पर मीडिया को बुलाया और बरतानवी अय्यर मिनिस्ट्री का टेलीग्राम सबके सामने फाड़कर फेंक दिया और बगैर किसी इजाजत की परवाह किए उड़ान भर ली। एवर रेस्ट, जो इजाफी ईंधन के डरमों से भरा हुआ था, 1300 मील तक का सफर कर सकता है था। विल्सन ने रीफ्यूलिंग स्टॉप्स जर्मनी के शहर फ्राइबर्ग, फ्रांस में मार्सी, इटली में पैसा, नेपल्स और सिसिली में किए। ये एक खूबसूरत और तकरीबन महफूज सफर था, लेकिन बिहेरा रोम अबूर करने के बाद मुश्किलात शुरू हो गईं। तिवंस में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो जल्द ही रहा हो गया। उसके अलावा तिवंस में उसने गलती से जहाज के ईंधन के टैंक को पानी मिले हुए ईंधन से भर दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो ट्यूनीशिया के शहर गेब्स में महफूज लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। वहां इसने ईंधन को दुरुस्त तरीके से रिफिल करवाया और फिर लीबिया के शहर तराबलस, बेंगाजी और इस्कंदरिया से होता हुआ मिस्र के लिए निकल पड़ा। जब वो काहिरा पहुंचा तो उसे एक बड़ी खबर मिली। ईरान के ऊपर से उड़ने का परमिट, जिसका उसे यकीन दिलाया गया था कि काहिरा में उसका इंतजार कर रहा होगा, कहीं नहीं मिला। उसने पूरा दिन मुख्तलिफ बरतानवी अफसरान के पास चुकर लगाने में गुजार दिया, लेकिन शायद बरतानवियों ने ही जानबूझकर उसका परमिट रोकवाया था। ब्यूरोक्रेसी के चुक्र में और वक्त जाया करने के बजाय विल्सन ने सीधा बगदाद के लिए उड़ान भरी। अब ईरान उसके सामने था, लेकिन उसके पास वहां उतरने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसे एक नया रास्ता ढूंढना था। लेकिन मसला ये था कि उसके पास कोई अच्छा तफसीली नक्शा नहीं था। उसने बगदाद में लैंड किया और बाजार से बच्चों का एक स्कूल एटलस खरीद कर इस पर अपना रास्ता निशान जिद किया और बहरीन के लिए रवाना हो गया।
इस दौरान बरतानवी अफसरान ने विल्सन से एक कदम आगे सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले मकाम पर पहले ही टेलीग्राम भेज दिए। जब विल्सन बहरीन पहुंचा तो वहां एक बरतानवी अफसर ने उसे अपने दफ्तर बुला लिया। अफसर ने उसे साफ साफ समझा दिया कि तुम्हारे छोटे जहाज के लिए आगे रास्ते में कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, सिर्फ ईरान में एक जगह है और वहां बगैर परमिट के उतरते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस अफसर ने विल्सन को बताया कि वो बहरीन में अपने जहाज की रीफ्यूलिंग कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो यहाँ से सीधा लंदन वापस जाएगा। विल्सन इस बात पर राजी हो गया, लेकिन जब उसने उड़ान भरी तो लंदन की तरफ मुड़ने के बजाय उसने सीधा उल्टा रख ले लिया, मशरिक की तरफ, इंडिया की जानिब। खलीज फारिस के जनूबी किनारे से गुजरकर ईरान से बचता हुआ निकल गया। उसने चुपके से बहरीन में बरतानवी अफसर के नक्शे में ईरान के करीब एक नई स्ट्रिप देख ली थी, जो गवादर में थी, जो पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। 2.5 घंटों के बाद जब उसके जहाज का ईंधन गेज बिल्कुल सफर के करीब आ गया, विल्सन गवादर एयर स्ट्रिप पर हिफाजत उतर गया। विल्सन ने ब्रिटिश इंडिया का सफर जारी रखा, जहां प्रेस का एक नया जोश इसका इंतजार कर रहा था। उसने पूरे इंडिया में अपनी फतह का जश्न मनाते हुए सफर किया और बिलाखिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूर्णिया शहर पहुंच गया, जो नेपाल की सरहद के बिल्कुल करीब है। लेकिन बरतानवी हुकूमत के लंबे बाजू दोबारा इस तक पहुंच गए। पूर्णिया की एयर स्ट्रिप पर मकामी पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आइवर रेस्ट को जब्त कर लिया और विल्सन पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। बरतानवी हुकूमत ने उसे दोबारा याद दिलाया कि जहाज होने के बावजूद भी विल्सन के पास नेपाल के ऊपर से उड़ने की कोई इजाजत नहीं है। विल्सन अब बुरी तरह फंस चुका था। वो इजाजत तो दूर की बात, अब अपना जहाज भी नहीं उड़ा सकता था, क्योंकि वो जब्त हो चुका था। अब वो बरतानवी हुकूमत और कम होती हुई रकम के दरमियान फंस चुका था। बिलाखिर जुलाई 1933 में मजबूरन उसे आइवर रेस्ट बेचना पड़ गया। उसका जहाज को माउंट एवरेस्ट पर करीश लैंड करने का प्लान तो मुकम्मल तौर पर चौपट हो गया, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ने की जद उसने फिर भी नहीं छोड़ी। उसने सर्दी का मौसम दार्जिलिंग इंडिया में गुजारा, रोजा रखता रहा, दुआएं मांगता रहा और तबत में दाखिल होने का प्रमट लेने की कोशिश करता रहा, ताकि माउंट एवरेस्ट पर तबत की तरफ से चढ़कर अपना ख्वाब पूरा कर सके। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। बल आखिर उसने चुपके चुपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान बनाना शुरू किया। 21 मार्च 1934 को विल्सन बुद्ध मत के राहब के भैंस में पैदल सफर शुरू करता है और सुकम उबूर होता है करके तबत पहुंच जाता है। 1-2 कोशिशों के बाद वो माउंट एवरेस्ट के 20 कैंप से वापस आ गया, क्योंकि सांस की कमी और ट्रेनिंग न होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। मई 1934 में विल्सन दोबारा एवरेस्ट की तरफ निकल पड़ा, लेकिन इस बार 2 साथियों के साथ। ये दोनों साथी तजर्बाकार थे, इसलिए इस बार वो सिर्फ 3 दिनों में ही कैंप 3 तक पहुंच गए। विल्सन ने साथियों को कैंप 3 पर छोड़ दिया और अकेला आगे बढ़ने लगा। इसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वो मजीद आगे न जाए, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। ये वही जद थी जो किसी इंसान को मार भी सकती थी। विल्सन ने अपने साथियों को आखिरी हदायत दी कि अगर वो 2 हफ्तों तक वापस ना आए तो समझ लेना कि वो मर चुका है। लेकिन उन्होंने 2 हफ्तों का नहीं, बल्कि पूरा 1 माह इंतजार किया। जब विल्सन कैंप 3 पर वापस ना आया तो वो एवरेस्ट छोड़कर नीचे उतर गए। जुलाई के आखिरी दिनों में उन्होंने इंडिया पहुंचकर विल्सन की मौत की खबर दी। बिलाखिर एक और अंग्रेज माउंटेनियर एवरेस्ट की खौफनाक दुनिया का शिकार बन चुका था। इस वाकये के 1 साल बाद 1935 में एरिक शेप्टन की एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने विल्सन की लाश ढूंढ ली। वो माउंट एवरेस्ट और चिंग्स के दरमियान नॉर्थ कोल नामी पास के नीचे अपने बिग पीक डायरी और फटे हुए खैमे के दरमियान पड़ा था। उसकी डायरी की आखिरी एंट्री एक मई 3034 की थी, जिसमें लिखा था, दोबारा निकल रहा हूं, क्या खूबसूरत दिन है। उम्मीद है कि इन्फो की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर पसंद और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।